Zain from Aberdeen. The concept graduate from which year? 2020. 2020. And currently he's teaching at Superior University and working on his own, right? So I've already introduced his work to you that I went for his thesis review in 2020 and I really liked his work, and since then I have been inviting him here. I think this is the second time? Yes. So this is the second time I've invited him here. So that the important thing about this presentation is the methodology and the process, how he's taken calligraphy into art. So please, Zain, do you want to start? कैलीग्राफी के बारे में किसी को कुछ आइडिया है जैसे कि कैलीग्राफी है क्या? इंग्लिश कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी, व्हाट इज कैलीग्राफी? देखी कभी किसी किस स्टाइल में क्या? लिखते हैं और वो जैसे हाँ हाँ कैलीग्राफी बेसिकली विजुअल एस्थेटिक है ना, तो अब ये डिज़ाइन चैलेंज ये था कि इस विजुअल एस्थेटिक्स को आर्किटेक्चरल फंक्शनैलिटी और फंक्शनल स्पेस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। डिज़ाइन चैलेंज इसका ये था। कैलीग्राफी बेसिकली मैं काफ़ी अर्से से शूट करता आ रहा हूँ, मेरी देर से अभी भी कर रहा हूँ, प्रोफेशनली भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक इंटरेस्ट भी है और मेरा इसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन सबका होता है कि क्या पर आप लिखते हैं। इसकी मल्टीपल कैलीग्राफी की टाइप्स हैं। इंग्लिश के अंदर भी डिफरेंट है, कर्सिव लैंग्वेज वो सारा, अरबिक, उर्दू, इसकी सारी हर एक की प्रिंसिपल्स डिफाइन ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के अंदर। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ज्योमेट्री, उसके अंदर रिदम, उसके अंदर एंगल्स, उसके अंदर जिस स्ट्रोक्स के अंदर उसको लिखना है, जो एंगल उसका डिफाइन है, ये सारी चीज़ें मास्टर्स ने पहले से डिफाइन की हुई। उनको तब तक हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उस पर खुद मास्टरी लेवल पर तक नहीं आ सकते। जैसे आपने अगर एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो उससे पहले आपको रियलिज़म को पता आना चाहिए। पाब्लो पिकासो रियलिज़म में मास्टर बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने एंड बेसिक शेप्स क्यूबिज़म पे उसने कर दिया। पैट मोंड्रियान ने क्या किया, उसने भी रियलिज़म से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने उसका एंड क्या हुआ बेसिक शेप्स और बेसिक कलर्स के साथ वो कंपोजिशंस करता था। तो पहले मास्टर्स की वो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, उनको स्टडी करना है। वो जो एस्थेटिक्स हैं, उस एस्थेटिक से फिर मैंने मल्टीपल उसकी रेशोज़ निकाली और रेशोज़ के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टेज पे उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया जो प्रेजेंटेशन के अंदर। कैलीग्राफी कोलास और कैली का मतलब ब्यूटी और ग्राफी आर टू राइट समथिंग, डेकोरेटिव राइटिंग भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया कि राइटिंग प्रोसेस और जो फाइंडिंग फंक्शनैलिटी इन एस्थेटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, ये इसका मेन जो था वो चैलेंज था। ठीक है, एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी थ्रू एस्थेटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कैलीग्राफी एंड ट्रांसफॉर्मिंग द कैलीग्राफिक राइटिंग प्रोसेस और एक्सपीरियंस इनटू आर्किटेक्चरल स्पेस। अब कैलीग्राफी के अंदर कंपोजिशन भी है, ज्योमेट्री भी है, फिलोसफी भी है, उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, स्ट्रक्चर भी है, उसमें हर वर्ड में एनर्जी भी है, मैस, स्पीड, प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर, मोशन, जो आर्किटेक्चरल स्पेस के अंदर सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो सारी इसके अंदर भी हैं। दूसरा, ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें, हर तरफ जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन, हर बंदे को प्रॉब्लम्स है, मेंटल इलनेस है, उसको दूर करने के लिए सब कुछ ना कुछ करते हैं। तो कुछ लोग थ्रू आर्ट हील कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि थ्रू कैलीग्राफिक आर्ट आप अपनी जो है ना इस डिप्रेशन को या एंग्जाइटी को इसको आप हील कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इस पे मैंने मल्टीपल वर्कशॉप्स की कंडक्ट की, डिफरेंट स्टूडेंट्स थे उसके अंदर, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग थे उसमें, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। तो उनके बाद जब उनको सारे उस एक्सपीरियंशियल प्रोसेस से गुजारा तो उनसे फिर कमेंट्स किए कि उन्होंने इस प्रोसेस में क्या फील किया।
ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि कैलीग्राफी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द हाई पावर, और कैलीग्राफी इज द बेस्ट वे टू द ब्लूप्रिंट द वंस इनर एस्थेटिक्स। ठीक है, अब लोग जो है ना इसके साथ दूसरा ये एक तो ये दूसरा एक और एग्जांपल है कि जर्मनी के अंदर आई थिंक जो लोग जिनको कैद हुई होती है उनको स्पिरिचुअली हील करने के लिए या उनको उस रास्ते से ख़त्म करने के लिए उनको जो है ना इस प्रोसेस से गुजारते हैं, उनको भी कैलीग्राफी प्रैक्टिसेस उनसे करवाते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर कैलीग्राफी है। चाइनीज़ इस जब मैं ये थीसिस कर रहा था तो मैंने चाइनीज़ कैलीग्राफी में एक थीसिस देखा था, उसके अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म्स बहुत होती हैं, उसमें स्ट्रोक्स फ्री फॉर्म्स होती हैं, तो उसकी एनर्जीज़ को उसने कैलकुलेट करके उसको उसने स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था। कैलीग्राफी की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इसमें जो मेन करेक्टर है वह इब्ने मुकला। इब्ने मुकला ने 800 के अंदर 7 फॉन्ट्स इन्वेंट किए थे। ये इन्वेंटर है, ये मूचर है, ठीक है। इससे पहले ये वाले फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो दूसरे फॉन्ट थे। कूफी फॉन्ट आपने देखा होगा, कुरान का जो स्क्रिप्ट है वो कूफी के अंदर जिसके आइडेंटिफिकेशनल जो डॉट्स हैं वो नहीं है। उसके बाद आके उसमें डॉट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए ताकि जो अजमी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है अभी जो लैंग्वेज से उस लैंग्वेज का उन्हें नहीं पता तो आसानी होगी। इब्ने मुकला वज़ा कर ई शश खत अज खत अर्द, एक उनके बारे में शेर पढ़ा जाता है, खत नस सुल्स रेहान मुहक्कक तौकीद। इन सब हदूद में जो सबसे एस्थेटिक्स में खूबसूरत फ़ॉन्ट जिसे कहा जाता है वो है सुल्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, विजुअल ब्यूटी है उसके अंदर। तो इसी वजह से जो सबसे ब्यूटीफुल खत है मैंने भी इसकी सिलेक्शन की, उसकी मैं प्रैक्टिस भी उस टाइम पीरियड के अंदर वो कर रहा था मैं, इसके सारे प्रिंसिपल्स में सीख रहा था, प्रैक्टिस भी इसकी चल रही थी, उस्ताद के पास जाना उनसे सीखना, ठीक है। दूसरा ये कि एक ये सारी उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है। इब्ने मुकला के बाद जितने मास्टर्स ने उस ख़त के ऊपर काम किया और उस ख़त में इनोवेशन लेके आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज होती है, वो सारी आगे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर सारी आपको क्लियर हो जाएगी। 2000 तक इसकी जो मैंने सारी हिस्ट्री निकाली, मल्टीपल जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड मास्टर्स हैं उन्होंने इस पर किस तरीके से काम किया और कैसे कैसे इसमें चेंजिंग्स लेके हैं। जो टाइपोलॉजी मेरी बिल्डिंग की थी वो कैलीग्राफी सेंटर ही था, क्योंकि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी सीखने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। एक तो इस बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा हावना है नहीं, पता नहीं कि इसके भी प्रिंसिपल है, इतनी बहुत ये रिच आर्ट है जिस बारे में बड़े बड़े मास्टर्स ने भी कहा कि अगर कैलीग्राफी के बारे में हमें पहले पता चलता तो हम दूसरी पेंटिंग छोड़ के इस आर्ट की तरफ आ जाते। अब ये डायग्राम जिसके अंदर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मास्टर प्रैक्टिस कर रहा है और उसको ऐसी कंटेम्पलेटिव स्पेस मिली हुई है जो कि क्लोज टू नेचर है, ठीक है। ये सारी उसमें मेडिटेशन भी हो रही है, कैलीग्राफी प्रैक्टिस भी हो रही है और लेयर पॉकेट्स भी बन रही हैं, कंटेम्पलेटिव स्पेसेस भी इसके अंदर बन रही हैं। प्रोग्राम इसके अंदर क्या आ रहा है कि एक तो कंटेम्पलेटिव सेंटर सारा बॉडी माइंड और सोल, ये सारा किस तरीके से आपने उस स्पेसेस में कनेक्ट करना है। दूसरा एक साथ में इंस्टीट्यूट होगा जिसमें मास्टर्स भी बैठे होंगे, क्लासरूम्स भी होंगी और उसके अंदर जो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 3D प्रिंटर है, लेज़र कटर है, उसके साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू जो है ना इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल काम किया जा रहा होता है, ठीक है। उसी को सपोर्ट करते हुए मैंने एक केस स्टडी दी जो कि एक विंडोवर आर्टिस्ट को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। वो जो बिल्डिंग है वो भी एक कंटेम्पलेटिव सेंटर ही है। उन्होंने एक गार्डन में अपने डिज़ाइन को ब्लेंडिंग किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप उसकी डायग्रामिंग और आगे स्पेसेस के अंदर देखेंगे कि एक बड़ी सूदिंग और नेचर, क्लोज टू नेचर और स्पेस उसने कंटेम्पलेशन के लिए और थ्रू आर्ट के थ्रू आप कंटेम्पलेट कैसे कर सकते हैं और सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं, वो वैसी स्पेसेस उन्होंने जनरेट। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कुछ इस तरह की स्पेसेस मैं भी जनरेट करूँगा।
लाइक कुछ उसने सीक्रेट लेयर पॉकेट्स इसके अंदर बनाई हैं कि आप साइड पे बैठे हुए हैं अकेले और नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेचर के अंदर उसकी प्लांटेशन भी है, वाटर भी है, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं सारे वो सारे अपने डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है। दूसरी एक केस स्टडी थी ली कार्बूजिए और ज़ीनाकिस का डिज़ाइन है। अब जो ज़ीनाकिस है वो मैथमेटिशियन भी था, वो म्यूजिशियन भी था और आर्किटेक्ट भी था। इसकी एक और केस स्टडी मैंने की थी ज़ीनाकिस की, जिसने एक सर्टन सिम्फनी ली म्यूज़िक की। उस सिम्फनी की जो उसने वो नोट्स ली उसको उसने स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब ये जो केस स्टडी है इसका पर्पज़ ये है कि जैसे मास्टर्स हैं, कैलीग्राफर्स हैं, वो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं सबके ना, वो सिखा भी रहे होते हैं, वो आपको दूसरी भी ज़िंदगी जीने के तरीके भी बता रहे होते हैं। अब ये जो उन्होंने स्पेसेस बनाएंगे ये मॉन्क्स के लिए स्पेसेस बनाएंगे। दुनिया के अंदर जितने भी टेम्पल्स थे सबकी उन्होंने प्लान्स लिए। प्लान्स लेने के बाद उन्होंने पार्टी डायग्राम्स बनाए। पार्टी डायग्राम्स बना के उन्होंने उनको ओवरलैप किया और ओवरलैप करने के बाद उन्होंने स्पेसेस जनरेट किया। ली कार्बूजिए का जो मेन डिज़ाइन प्रोसेस होता था वो किसके थ्रू होता था, वो जो ह्यूमन प्रोपोर्शन था, जैसे उसने मॉड्यूलर मैन भी उसने बनाया, तो ह्यूमन प्रोपोर्शन पे फोकस कर रहा होता था, नेचुरल लाइट पे फोकस कर रहा होता था, नेचुरल वेंटिलेशन पे फोकस कर रहा होता था। तो उसने एक सेल आइडेंटिफाई किया है कि मॉन्क्स के लिए जो मैंने सेल बनाना है वो किस तरह का सेल होगा। बड़ा मिनिमल सा, जिसमें उसको नेचुरल लाइट भी मिल रही है, वेल वेंटिलेटेड भी है, और बेसिक जो उसको टेक्सचर, जो उसको कलर्स चाहिए, तो वो सारे इसके अंदर उसने इनकॉर्पोरेट किए। जितने भी उसने मटेरियल्स, टेक्सचर्स, कलर्स जो उसने इस डिज़ाइन के अंदर लगाए हैं, हर एक का मतलब है। जैसे जो कलर साइकोलॉजी है, रेड कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक डेप्थ को करता है, वाइट प्योरिटी को करता है, तो हर कलर लगाने का एक उसका मीनिंग है। ठीक है, दूसरा उसने ये पार्टी डायग्राम्स कुछ बनाई है जिसके अंदर वो स्पेस को आउटडोर स्पेस के साथ कनेक्शन बता रहा है, विजुअल कनेक्शन कैसे बनेगा डिफरेंट डायग्रामिंग के थ्रू। अगर पूरा उसे ओपन कर देंगे तो क्या बन रहा है, अगर उसकी ओपनिंग की हाइट लो और एक स्लिट बना देंगे तो क्या कनेक्शन बन जाएगा, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर सिर्फ आपको लाइट मिलेगी, व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन उसने की है। अब ये और इसके अंदर सारी जितनी भी उसने मटेरियल्स, कलर्स, टेक्सचर्स उसने यूज़ किए हैं, उनका सबका मीनिंग है। उसके बाद साइट जो मैंने सेलेक्ट की, साइट चूँकि मेरा प्रोग्राम इस तरह का था तो मैं भी यही चाहता था कि बड़ी क्लोज टू नेचर और नेचर के साथ ब्लेंड हो मेरा भी डिज़ाइन। तो जो साइट है मेरी, वो साइट थी चाइना चौक के एक कॉर्नर पे, जो कि लॉरस गार्डन का एक पार्ट बनता है, लेकिन वो लॉरस गार्डन उसको ओन नहीं करता। वो एक फीमेल क्लब है, अबेंडेड स्पेस है, वो बस 6 महीने बाद कहीं पे उनकी बस मीटिंग्स हो रही थी, बाकी वो अबेंडेड ही रहता है। अब उस साइट का जो एनालिसिस है उसके अंदर फिर मल्टीपल जो भी हमारा एक लीनियर मेथडोलॉजी के अंदर चलता है कि हमने उसको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल, पब्लिक और मेंटल बिल्डिंग सब उसको हाईलाइट किया हुआ है सर्टन एरिया के अंदर। ठीक है, अब उसके करीब जितनी भी ये ग्रीनरी आ रही है, लैंडस्केप किस तरह का है, ऑर्गेनिक है, उसको कंपेयर किया हुआ है शालामार गार्डन के ग्रिड लैंडस्केप के साथ। रोड नेटवर्किंग सिस्टम इसका कैसा है, वो उसकी भी सारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, प्राइमरी रोड्स कौन कौन सी हैं, सेकेंडरी हैं, उसके बाद उसकी टर्शियरी रोड्स निकल रही हैं, तो वो किस तरह से वो रोड नेटवर्किंग सिस्टम उसका बना हुआ है। बिल्ट और अनबिल्ट फिगर ग्राउंड तो जो मैप बनाया जाता है। एक इसके अंदर किया था कि अब ये पूरा लॉरस गार्डन है जिसके अंदर तो जू भी आ रहा है। अब ये इसकी 3 मेन रोड्स बन रही हैं इस साइड ये 3 रोड्स हैं। इन तीनों को ज़्यादा इनका एनालिसिस किया गया और इस जगह पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस था कि यूज़ जो डिज़ाइन है वो क्या है और उसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये हमारी साइट है, ये की मैप है। ठीक है, अब ये इस जगह में जितनी भी सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं।
उसके अंदर हम सारी उनकी आर्किटेक्चरल लैंग्वेज देख रहे हैं, उसकी मटीरियलिटी का हमें पता लग रहा है। फिर सेकंड वन के अंदर ये वाला लॉरेंस रोड के ऊपर कितनी बिल्डिंग्स हैं, उनकी टाइपोलॉजी क्या है, एग्जीबिशन हॉल आ रहा है, निशात ऑफिस आ रहे हैं, LDA फ्लैट्स आ रहे हैं, सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। दैन इस रोड के ऊपर जितनी भी बिल्ड, ज़्यादातर वो सारी पुलिस क्लब्स थे, चिल्ड्रन लाइब्रेरी भी थी, टेलीकॉम कॉरपोरेशन ऑफिस था, चैम्बर कॉमर्स ऑफिस थे उस जगह पे। अच्छा, इस एनालिसिस के अंदर ये है कि अब लॉरेंस रोड के ऊपर जो पेडिस्ट्रियन पाथवेज हैं उसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है। अब पाथवे तो सिर्फ पेडिस्ट्रियंस के चलने के लिए है, लेकिन उस जगह पे वो सारे मोबाइल वेंडर्स हैं, जितने भी उधर ऑफिस हैं, ऑफिस वाले आके उधर आते हैं, अपना लंच करते हैं, खाना पीना करते हैं, उस जगह पे सारे ये मोबाइल वेंडर्स घूम रहे होते हैं। थर्ड वन, जितने भी पेडिस्ट्रियन पाथवेज हैं उस जगह पे ये पॉपअप, ये जितनी भी शॉप्स हैं, कुछ टायर वाला बैठा हुआ है, कोई ये शर्ट्स लगा के बैठा है, ये का कोई पंचर वाला है, फूड वेंडर्स भी हैं, वो सारे का एक डायग्राम के अंदर उसका विजुअल बना के दिखाया हुआ है। देन सेक्शन साइड के तीन स्पेसिफिक जगह से सेक्शन कट आउट करके उसके जितने भी उस जगह पे क्या आपको पता लग रहा है कि ये रोड्स और साइड वॉक्स और ग्रीनरी और मॉड्यूल्स और उसकी हाइट कितनी है, और आपने फिर अपनी उसकी स्काई लाइन के साथ अपनी साइड को किस तरीके से मर्ज करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे करना है, ब्लेंड करना है, क्या करना है। इस डायग्राम के अंदर ये पता लग रहा है कि एक तो डिज़ाइन ये था, अब उस डिज़ाइन का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। पेडिस्ट्रियन पाथवेज पे ये सारे वेंडर्स हैं, वो और सिटिंग्स हैं, और सारे उधर काफ़ी है। तो इन दो डायग्राम्स के अंदर डिज़ाइन और उसका यूज़ किस तरीके से चल रहा है। अब मेन इसका जो है स्कीमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जो कैलीग्राफिक आर्ट है उसकी जो बेसिक्स हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक टूल है, टूल की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। कैलीग्राफी हमेशा जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है वो की जाती है रीड पेन कलम के साथ, जो बैम्बू कलम होता है। अब बैम्बू कलम जो है उसकी एक सर्टन आगे एंगल पे जो टिप है इसको कहा जाता है कत। अब इस टिप का एक सर्टन एंगल है हर खत का। अगर ख़त सुल्स की बात करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका ख़त का एंगल होगा 35 डिग्री टू 40 डिग्री। इससे हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर ख़त दीवानी करना है तो उसका एंगल बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, अगर ख़त नस्तली करना है तो उसका एंगल फ़र्क है। तो ये एंगल ही डिफाइन करता है कि आपने कौन से स्टाइल के ख़त को प्रैक्टिस करना है। अब मेन चीज़ रीड पेन, उसका एंगल, और ये जो कट है जिसको हम कत कहते हैं, इस कत का जो मैयर है, जिसका साइज़ है, इसका साइज़ ही डिफाइन करता है कि आपने लफ्ज़ को कितना बड़ा और कितना छोटा करना है। बेसिकली ये इसका कैलकुलेटिव मैयर है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कत और एक होता है नुक्ता, ठीक है, डॉट। इस डायग्राम के अंदर ये बताया हुआ है कि ये जो नुक्ता है, स्क्वायर जो है, स्क्वायर के अंदर जो कत है, कत उससे थोड़ा सा छोटा है। ये देख रहे हैं आप। अब ये कत और नुक्ता, ये दोनों जो मेजर्स हैं, ये मिलके सारे प्रोपोर्शंस डिफाइन करेंगे। अलिफ बा जितने भी मुफरिदात हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके मेजर्स ये डिफाइन करेंगे। जो नुक्ता है वो भी एक सर्टेन एंगल पे प्लेस किया जाता है, 45 के एंगल पे करते हैं उसको, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा ना, कत नुक्ता इन्होंने डिफाइन करना है आगे सारे अल्फ़ाबेट्स। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ कि कैलीग्राफी इज़ ऑल अबाउट एंगल्स। किस एंगल पे आपने जो स्ट्रोक आप लगाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग वो लाइन शार्प और थिक और थिन हो। इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया, अगर ये कट है उसका एंगल मैं 90 डिग्री पे कर देता हूँ तो एक थिन लाइन लगेगी। उसका एंगल अगर थोड़ा सा चेंज 80 डिग्री पे कर देंगे तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अगर चेंज करते जाएंगे तो 0 डिग्री पे फुल जितना उसका कट का एंगल है, जितना उसका साइज है, उतनी ही थिक लाइन लगेगी।
तो जब हम कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, करते करते हम पूरी कलम को मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो प्रैक्टिस करते करते आपकी मसल मेमोरी इतनी बन जाती है कि आपको पता चल जाता है कि किस जगह पे मैंने कितना एंगल और कितना मैंने रोटेट करना है कलम को। इब्ने मुगला ने जब ये फ़ॉन्ट की इन्वेंशन स्टार्ट की तो उसने पहले जो प्रीवियस फ़ॉन्ट था कूफी, वो सारे वो स्ट्रिप्स थे एंगल, उसी से उसने इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन लेने के बाद जो है ना उसने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिफाइन कर लिए। उसने कहा कि जो मैं करूँगा वो सारा सर्कल के अंदर होगा, उसमें लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल, कर्व है, सेमी सर्कल। उसने जितने भी अल्फ़ाबेट्स डिज़ाइन किए वो सबको सर्कल के अंदर उसने प्लेस किया, ठीक है। फिर जो वो बात कर रहा है जितने भी वो 6 एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो सारे इन अल्फ़ाबेट्स में वो डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, ये शार्प कर्व है, ये सारी ये डायग्रामिंग है। जितना भी डाटा था ना, ये सारा डाटा मुझे अरेबिक में मिलता था। अरेबिक के अंदर जो बुक मिलता था वो सारा मैं फिर एक स्कॉलर से कंसल्ट करता, वो इसको ट्रांसलेट करता, ट्रांसलेट करने के बाद फिर मैं इसकी डायग्रामिंग करता। ये डायग्राम आपने खुद बनाया है? ये सारी डायग्रामिंग तो क्लास अब देख रहे कितने डीपर लेवल पे आपको जाना पड़ता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो ये डायग्राम से उन्होंने खुद ट्रांसलेट किए। देन फिर जब कलम के साथ उन्होंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो इसकी कुछ शक्लें जो मुझे एविडेंसेस उनके जो पुराने मिले वो कुछ इस तरह की शक्लें थी कि उसने सर्कल के अंदर प्लेस किया हुआ है, ये नुक्ता है, डॉट है, कैलकुलेटिव मैयर है, वो साइड पे इसको अलिफ को प्लेस कर रहा है कि हाँ इस इतना साइज होगा, बा ऐसा होगा, दूसरी शेप्स उसकी ऐसी हों। तो फाइनल जो अलिफ की अभी तक की जो शेप निकली है हुई है, अब उसके अंदर अब इसकी ज्योमेट्रिकल स्टडी, इसकी प्रोपोर्शनल स्टडी, इसकी अलिफ की रेशो और इसको अलिफ को कितने स्ट्रोक के अंदर लिखा जाता है और लिखने के दौरान अलिफ के इंटरनल जो एंगल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इस सारी डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा। अब ये इसकी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, वर्टिकल लाइंस हैं, उसके अंदर अलिफ किस तरीके से प्लेस हुआ है। अलिफ का ये जो उसके ऊपर क्राउन है उसको ताज कहा जाता है, ये एक ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है। ऊपर से अलिफ लेफ्ट साइड की तरफ होगा, नीचे से अलिफ राइट साइड लाइन के साथ मिला होगा। जब आपने स्टार्ट करना है तो एक वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कर्व ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी सारी डिटेल इन नोट्स के अंदर मैंने लिखी है। अब ये इसके प्रोपोर्शंस हैं, फिर इसकी रेशो क्या बन रही है, इसका जो हेड है, उसका जो क्राउन है, उसकी रेशो, उसकी जो बॉडी है उसकी रेशो क्या है, वो रेशो 1:3.5 बन रही है। ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी खूबसूरत चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो ज़्यादातर 1:3 में या ऑड नंबर्स के अंदर चल रही होती हैं, ठीक है। देन अलिफ की मेकिंग कैसे होगी, आपने पहला स्ट्रोक लगाया ये, देन सेकंड स्ट्रोक, उसके बाद फिर उसकी जो क्राउन है उसकी मेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। टोटल ये 5 स्ट्रोक्स के अंदर होगा। अब ये जो राइटिंग प्रोसेस है इसको मैं आगे कनेक्ट करूँगा मॉड्यूल बनाने के अंदर। 2 तरह से इसकी बनेगी मॉड्यूलेशन, एक स्ट्रोक्स के थ्रू, दूसरा इसकी जो इटसेल्फ जो ज्योमेट्री है उसकी जो रेशो है उसके थ्रू। अब ये सारी अलिफ की डायग्रामिंग, सारी उसकी जो ज्योमेट्री, सब सारी डिटेल है। देन हाँ, अब जितने 3 स्ट्रोक्स के अंदर ये बन रहा है, मेन फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड वन इज क्राउन। अब इसके अंदर किया क्या है, फर्स्ट स्ट्रोक ये सर्कल लगाया, उसका एक साइज मिल गया मुझे, सेकंड स्ट्रोक का एक सर्टन साइज मिल गया, उसका जो ताज है उसका सर्टन साइज मिल गया, वो साइज मिला उसको स्क्वायर के अंदर मैंने बना दिया। फिर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट करने का मेथड मैंने इस तरीके से बनाया कि एक बेस मॉड्यूल बना लिया, उस बेस मॉड्यूल से इन तीनों जो मॉड्यूल मैंने बनाए थे उनको उनके साइजेस डिफाइन किए,
वो डिफाइन करने के बाद इनका जो है मेरे पास रेशो आ गई, जो रेशो बन रही है 2.5 रेशो 4 रेशो 2.25। अब इस रेशो को किस तरीके से यूज़ करना है, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि हाँ स्पेस 3 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल नहीं है, तो ये 3 डायमेंशन मेरे पास आ गई है, इसको मैं स्पेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेकंड वन क्या था, इसकी जो ज्योमेट्रिकल रेशो है, इसका हेड है, इसकी बॉडी है, उसकी रेशो क्या बन रही है, ये मॉड्यूल सेट किया, ठीक है 1 रेशो 3.5, साथ साथ मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो गई है। अगर ये 1 रेशो है और उसके साथ 3.5 की रेशो के साथ ऐसे एक स्पेस बनी हो तो क्या हो सकता है, इसको कोई फंक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसके बाद फिर आ जाता है सेकंड वर्ड बा, सेम उसके प्रोपोर्शन, उसकी प्लेसमेंट, उसके प्रोपोर्शन, उसकी ज्योमेट्री, कितने स्ट्रोक्स में वो वे बन रहा है, और बनाने के दौरान इसके ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, जो मैंने बात की थी कि कलम कंटिन्यूसली उसके एंगल चेंज होते रहते हैं, और वो एंगल चेंज होने की वजह से लाइन जो है थिक और थिन होती है। जितने भी ये लफ्ज़ हैं इसके अंदर गोल्डन रेशो भी है, फिबोनाची स्पाइरल का आपने पता होगा, पढ़ा होगा 1 रेशो 1.618, तो वो रेशो भी इसके अंदर लग रही है कि पहले जब उसने स्ट्रोक लगाया वो बिल्कुल सीधा था, आहिस्ता 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 बिल्कुल एक सर्कल पे वो एंड होता है, ठीक है। अब जिस लाइन के ऊपर वो बे ने प्लेस होना है, कहाँ से उसको उसने लाइन ने टच करना है, इसके भी सर्टन पॉइंट्स हैं, उसको भी हम हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। कहाँ पे बा का सबसे ज़्यादा वजन आएगा, उसकी जो ज्योमेट्रिकल रेशो है। अब ये जो छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं, ये खत का जो हाफ हिस्सा है, कहीं पे हाफ की कैलकुलेशन ली जाती है, कहीं पे फुल की कैलकुलेशन ली जाती है, कहीं पे डॉट की कैलकुलेशन ली जाती है। देन अब बाकी मॉड्यूलेशन की क्या, इसको स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग 3 स्ट्रोक्स में बन रहा है, तीनों को कैलकुलेट किया और उसके मॉड्यूल्स बना दिए और उनकी रेशो ये आ गई 1 रेशो 2.25 रेशो 1.5। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 को कहता हूँ कि ये 10 फीट है, फिर उसी रेशो से मैं अगली मैं डायमेंशन डिफाइन कर लूँगा, उसी रेशो को के कंपैरेटिव करते हुए नेक्स्ट रेशो नेक्स्ट डायमेंशन में डिफाइन कर लूँगा, तो ऐसे मेरी स्पेस बन सकती है। इस तरह जितने भी बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं सबकी ज्योमेट्रीज और सबकी जो रेशो है ना, दो मेथोडोलॉजी पे मैंने निकाली, एक तो उसकी स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग, दूसरा उसकी जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग। डिफरेंस इसके अंदर एक तो ये था कि एक तो उसकी मेकिंग के अंदर जो वो स्ट्रोक आ रहे हैं ना, उसके साइज में फ़र्क है, फिर जो ज्योमेट्री है उसकी जो विजुअल एस्थेटिक उसकी ज्योमेट्री उसके रेशियो फ़र्क नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये सारी डिटेल जो है ये डाल की है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। जितने भी बेसिक जो अल्फ़ाबेट मुफरीदात थे वो सब को इसी तरीके से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो है ना एक फ़ाइनल शीट आ गई जिसके ऊपर सारी उनकी जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी रेशोज़ आ गई। अब उन रेशोज़ को रिजॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, उनको साइजेस दे रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या कर रहे हैं कि हाँ जो आपने डायग्राम बनाई थी प्रोग्राम्स की, बबल डायग्राम थी, तो प्रोग्राम है, अब डिस्कशन एरिया है, ये इस साइजेस के अंदर डिस्कशन एरिया आ जाएगा, इधर ये कैफ़े आ सकता है, इसके प्रोपोर्शन पे रिसेप्शन आ सकती है, डोल मेकिंग जो वर्कशॉप है वो आ सकती है। जितनी भी स्पेसिस बनानी थी वो सारी इसके साथ अलाइन कर दी कि इसी साइज़ में ये प्रोग्राम्स फिट इन किए जा सकते हैं। 26 नहीं, ये असल में होता ही है कि एक अगर जीन है ना, तो जीन की जो लोअर बॉडी है उसके अंदर से सीन भी निकलता है, उसके अंदर से स्वाद भी निकलता है, उसके अंदर जितने भी कर्व पर लफ्ज़ है वो सारे इसके अंदर से निकलते हैं। हाँ एक ही है, उसका हेड है बस वही चेंज होता है। जैसे सीन है उसके सिर्फ शुरू में जो 3 दंदाने होंगे वो अलग होंगे, नीचे से वैसे ही होगा। Right, so this is called narrowing it down rather than 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स को आप रखते हैं, आपने कुछ को ग्रुप भी कर दिया जो सिमिलर है, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी वो अल्फाज के वो डायमेंशन आई थी, But I really like the fact that he has used the ratios to understand the program.
लाइक प्रोग्राम के जो साइजेस हैं वो रेशियोज के साथ लिंक करती हैं कि जीन से फॉर्म्स कैफेटेरिया का साइज डिफाइन होगा। अब देखते हैं छोटी सी बात है कि रेशियो में कैफेटेरिया बन सकता है जो उसकी जीन की रेशियो है। So that is, again linking it to architecture. साथ साथ आप आर्किटेक्चर के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी डायग्राम्स बनी है सबके ऊपर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो रेशो है वो लिखी हुई है। दूसरा, उसी रेशो के वो मॉड्यूल्स मैंने बना लिए। अब इन मॉड्यूल्स को कैसे आप इंटरलिंक करेंगे, इन मैसेज को कैसे जोड़ेंगे, उनको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन इस पर कैसे होगी वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। फिर डायग्राम्स के अंदर ही अपनी साइट के ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको प्लेस किया और उनको अरेंज करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई। सारी ना स्कीमेटिक्स बनना स्टार्ट हो गई है साइट के ऊपर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शंस के अंदर भी इसको देखना शुरू कर दिया कि हाँ, अगर 3 मॉड्यूल हैं, 3 स्पेसेस हैं, 3 फंक्शंस हैं, अगर अलीफ की रेशो के ऊपर सेक्शनल स्कीमेटिक सेक्शन बनाया जाए तो इसकी क्या वेरिएशन बनेगी इस मैसेज की। ये अलीफ के अकॉर्डिंग सेक्शन बना हुआ है, फिर ये वाला बना हुआ है बात और के अकॉर्डिंग। इस तरह मल्टीपल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी रेशोज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पेसेस के स्कीमेटिक सेक्शन बना के चेक करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्हीं मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए जो भी प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी बनानी है तो वो मॉड्यूल है, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट स्टैक कर दिया उसको, फिर उनको स्लाइड कर दिया, फिर उसके साथ एक और मॉड्यूल जोड़ दिया। इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो स्पेस कितनी रिक्वायर होगी, अगर 2 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए स्पेस कितनी रिक्वायर होगी। तो वो सारे प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी टावर बन रहा था, उसकी ये स्कीमेटिक्स एक्सपेरिमेंटल साथ साथ डायग्राम के अंदर चल रही है। दूसरा, अगर मास्टर्स के लिए स्पेस बन रही है, उनका स्टूडियो बन रहा है, तो अगर बिल्कुल डायरेक्ट बनाएं और उनको उनके दरमियान में एक स्पेस क्रिएट कर दें, उसको ट्री लगाया जाए, तो उसकी क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में ये, फिर उसको सेकंड के अंदर चेंज कर दिया, उसमें वाटर बॉडीज़ इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दी, लेवल्स उसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिए। फिर मैंने एक आइडिया दी कि जितनी भी साइट है उसकी बाउंड्री पे बैम्बूज जिससे कलम बनता है, वो सारे बैम्बूज खुद ग्रो करेंगे, उसके टूल्स बनेंगे। उस टूल पूरी जो उसके अंदर टूल मेकिंग वर्कशॉप है, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो खुद अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लगाएंगे। लैंडस्केपिंग के साथ साथ स्टडी चल रही थी कि जो भी लैंडस्केप हमने इसके अंदर यूज़ करना है, बनाना है, वो सारा हमारे जो रीजनल ट्रीज़ हैं वही हमने लगाने हैं। अब जो लैंडस्केप, मल्टी लेयर्ड लैंडस्केप की जो हैरारकी होती है, कानोपी ट्री आते हैं, श्रब्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, जो भी इसकी ये साइंटिफिक और पूरी कंपोजिशन होती है कि बड़े दरख्त के साथ छोटा दरख्त नहीं लगा सकते, किस तरीके से उनको कंपोज करना है, ये भी एक पूरी स्टडी है लैंडस्केप की। तो उसके अंदर ट्रीज़ के अंदर फ्रूट वाले ट्रीज़ अलग हैं, शेडेड ट्रीज़ अलग हैं, गावा, शहतूत, जितने भी सारे हमारे रीजन के अंदर ये ट्रीज़ हैं, सारे उस लैंडस्केप के अंदर हम यूज़ करेंगे। और दूसरा जो फ्लोरा है और जितने भी फ्लावर वाले ट्रीज़ या श्रब्स हैं, उनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स के अंदर। दूसरी एक केस स्टडी की थी मियावाकी अर्बन फॉरेस्टिंग, उस टाइम पे बड़ी स्टार्ट हुई थी, मेरा क्लास फेलो हुई, इस पर काम कर रहा था। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट है लिबर्टी के अंदर। लिबर्टी आप सबने देखा है कि ये जो उसका शेप बन रही है, उसके दरमियान में ये उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट बनाया। अब उसके बनाने की जो उनकी अप्रोच और डिज़ाइन मेथडोलॉजी ये थी, उन्होंने एविडेंस बेस उसने डिज़ाइन किया, सारा उन्होंने एनालिसिस किया, उस जगह पे देखा कि जो डिज़ायर्ड पाथवेज वो कौन कौन से हैं जो बने हुए हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस जगहों पे आके लोग आके बैठते हैं, चिट चैट करते हैं, वो सारा उन्होंने डिकोड किया, उसकी डायग्रामिंग की, दैन उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर वो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। मियावाकी अर्बन फॉरेस्टिंग अभी भी बहुत बड़े स्केल पे चल रही है, और ये एक मेथड है जिससे आप फास्टली फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं।
ये उसका डिज़ाइन प्रपोजल है और ये एग्जीक्यूशन उस टाइम पे इतनी ग्रोथ हो चुकी थी अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3 साल हो गए। लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी चौक पे। जो यू बन रहा है उसके दरमियान अच्छा, जी जर्नी वहाँ पे एक फॉरेस्ट में बनाया है साथ में किसी को पता? और आप लोगों में से कितने लोग हैं लिबर्टी नहीं गए? So you need to observe your environment. और कितने लोग पॉलिटिकल है? राजस्थान में बड़ा शोर होता है यहाँ पे तो नए नए लोग इन्होंने भी स्टार्ट कर रहा है। बाकी का बड़ा बस वेट तो मैं बंद नहीं आएगी बड़ा पॉलिटिकल में जैसे वापस हो गए हैं, पता होना चाहिए जाके देख कर आए इसको। हाँ किससे और है यही तो बता रही हूँ। हाँ, तुमको देखना भी चाहिए ना ज्यादा, तो और ऐसे बोला फाइनल मास्टर प्लान राउंड इसके अंदर क्लियर नहीं आ वेब मॉडल होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल, एस्थेटिक की मॉडल है। हाँ क्या सो फार कोई क्वेश्चन है? नहीं, जब इसके अंदर जितनी भी वो स्पेसेस बन रही हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो सारे बेस कर रहे हैं उस जितने भी अल्फ़ाबेट्स की रेशियोज निकाली थी उस पे ही बेस कर रहे हैं सारे मॉड्यूल्स। उन सबको अरेंज किया, उसकी सारी की इंटरनल प्लानिंग की, जितनी वो केस स्टडीज़ की थी, लेयर कॉम्प्लेक्स में बनेंगे, नेचर रूम्स बनेंगे, मास्टर्स के स्टूडियोज़ बनेंगे, वो कनेक्ट कर रहे होंगे आपके नेचर के साथ, और जितनी भी वो क्लासरूम सेंट्रल में कोर्टयार्ड वाटर बॉडी नेचुरल एलिमेंट सब कुछ उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए। इसको आप अकेले बैठ के जब देखेंगे ना वो सारा डिकोड फिर आपको समझ आएगी। स्पेस की साइजेस है वो उन्हीं रेशियोज पे बेस्ड है। कोई भी स्पेस ऐसे ही बनाई नहीं कि नहीं मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा छोटा कर देता हूँ। सो दैट इज द कंस्ट्रेंट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। आपको कंस्ट्रेंट्स के साथ डिजाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स भी आपने खुद डिफाइन किया है। ये 3 इसके सेक्शन जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं। नेचर रूम, क्लासरूम, पीछे वो ऑब्जर्वेटरी टावर दिया था, पीछे जितना भी लॉरस गार्डन है उसका आप व्यू लें, उधर बैठ के आप स्टडी भी करें, साथ में उसकी लाइब्रेरी भी है। ऑल ब्रिक जी ब्रिक ओपनिंग भी कुछ वही देने की कोशिश की, सर्कल क्योंकि उसकी फिलॉसफी सर्कल के अंदर उसने उसको प्लेस किया है, इस वजह से वहाँ से सारा ड्राइव हो गया आर्किटेक्चर का। ये एक स्पेस थी जिसमें पीछे टूल मेकिंग वर्कशॉप है। टूल मेकिंग के अंदर एक तो टूल कलम होता है, दूसरा जो पेपर है, पेपर के भी मल्टीपल टाइप्स हैं। एक वर्क के मक्खर बोलते हैं, एक उसको आहार बोलते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप से उसको ना तैयार करते हैं। मल्टीपल उसके लेयर्स होते हैं, उसके अंदर फिर वो उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, फिर एग से उसको फाइन करते हैं, फिर एग शेल से उसको बर्निश करते हैं। काफ़ी प्रोसेस करने के बाद फिर उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। वो जो पेपर होता है उसके बाद जब उसके ऊपर लिखा जाता है तो उसकी जो वैल्यू और उसकी जो रिचनेस वो आम पेपर से बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। उसके ऊपर लिखने का जो मेथड है वो भी फ़र्क है। ये जो मास्टर्स हैं, मास्टर स्टूडियोज, उनकी बैक साइड पे सेंट्रल लार्ज ओपन स्पेस, गैदरिंग स्पेस,
सबके अंदर कोशिश ये की थी कि सबकी ना एक कम्युनल स्पेसिस बने, स्मॉल स्केल पे भी बड़े स्केल पे भी। ज़्यादातर पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता है कि आपको कम्युनल स्पेस चिट चैट के लिए या गैदरिंग के लिए ऐसी स्पेसेस नहीं मिल रही होती, तो इसके अंदर ये कोशिश की थी कम्युनल स्पेसेस, गैदरिंग स्पेसेस स्मॉल स्केल से लेके बड़े स्केल पे प्रोवाइड की जाए। अब ये 2 क्लासरूम्स है, 2 क्लासरूम के दरमियान में एक स्पेस जनरेट की गई है कि जब क्लास से आप थोड़ी देर के लिए फ्री हुए, आप आएँ बैठें, एक दूसरे को अपना काम दिखाएं, चिट चैट करें। ये कुछ मेरे अपने स्केचेस, एब्स्ट्रैक्ट स्केचेस हैं जिसके अंदर कैलीग्राफी और आर्किटेक्चरल स्पेस उसको ब्लेंड करने की कोशिश की हुई है। ये ट्रेडिशनल वर्क फारसी शेर है, कसबे कमाल है उनके अजीज़ जहाँ शबी। इसका मतलब है कि अपने फ़न में ऐसा कमाल हासिल करो कि दुनिया आपके पास है। ये अमीर खुसरो की एक पोइट्री पे है, उसके ऊपर ये आर्ट वर्क है। वो कहते हैं कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयर पादजी मंदी गरम तू दी गरी। कहते हैं आई हैव बिकम यू एंड यू मी, आई एम द बॉडी एंड यू सोल, no one can say hereafter you are someone and me someone else। फिर ये वजूद और अदम एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है। ये जो एग्जिस्ट नहीं करते वही असल में एग्जिस्टेंस है। फिर एक और वर्स, न फलसफी न सूफी न मन मुसलमानम उबारे नक्शे पाए जाने का नाम। मेरा हेल्प तेरा क्वेश्चन फारसी भाई तुम्हारी कंपनी में ये एक है जी कैलीग्राफी, ये बुल्ले शाह की पोइट्री पे एक नुक्ते में गल दी है, ये वो गल बताने की कोशिश की जाए। इसके अंदर वो सारे लफ्ज़ जो है ना वो इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो एक खास मकान में आते हैं, फिर वो वैनिश कर जाते हैं। उसके बाद सारे इर्रेगुलर, उनको अपने रास्तों का नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका स्केल बड़ा भी हो रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। उसमें वो सब नजर आ रहा है। आपको फील होता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स में ट्रैप हो गए जब आप आर्किटेक्चर कर रहे हो? कैलीग्राफी इज लाइक स्लो उसी की कोशिश की स्टैटिक को कैसे This is one example. ये तो कूजे को दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात। Like calligraphy is such huge subject in science, और उसको अपने कूजे में बंद करना आर्किटेक्चर के, और this is an example। खत्म लास्ट? हाँ बस लास्ट वन। ये स्केच है, सिटी है, जो कि वॉल सिटी विजिट करने के बाद जो भी माइंड मैपिंग रह गई थी, जितने मटीरियल जो फॉर्म वो सारा उसको कंपोज करके एक सिटी बनाया। ये आपने बनाया और सिटी की इतने अच्छे हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। नहीं मैं पूछूंगी। है क्वेश्चन? हाँ जी जी पूछें, वन बाय वन। सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया ये इस प्रोजेक्ट में? सीधी बात, आधा जो काम था वो ऑन कैंपस हो गया था और आधा हमें कैद हो गई थी कोरोना। हाँ जी बस कमरे में बैठ के नहीं चल रहा, बस सही है। 2 से 3 दो माह मुझे कोरोना भी हो गया था, तो 2 माह मैं बैठ से नहीं उठा था। जी उसके बाद फिर
टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ, कोविड में भी हो जाता है काम। मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं आप लोगों को फोर्थ ईयर में आ गया हूँ somehow। लगा नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर। कोविड हुआ तो उठे ही नहीं फिर उसके बाद। अच्छा, और ये जितनी डायग्रामिंग की है ये मैंने बस कमरे में बैठ के सुकून के साथ घर में बैठ के। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम बात कर रहे थे शायद कि इंटरेस्ट, आप देख रहे हैं इनका कैलीग्राफी में इंटरेस्ट जो है वो पहले से था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग, टू बी इनटू समथिंग, टू प्रोड्यूस सम गुड वर्क। ये आखिरी हफ्ते में जो चीज़ें साइनॉप्सिस लिख के ये काम नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखो। ये 10 साल का ये 10 साल की मेहनत है जो आपके सामने अच्छा प्रोडक्ट लेकर आती है। अगर आपके जहन में ये है ना कि आखिरी हफ्ते हम साइनॉप्सिस लिखेंगे एक हफ्ते में और बल्कि 2 दिन में, और फिर पूरा थीसिस उस पर करेंगे, तो इट कैन नेवर टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो इंटरेस्ट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज वन एग्जाम्पल। जी, आगे और क्वेश्चन? आपको नहीं लगता कि मुझे भी घर बैठ के उसके बाद आपने जो रेशो बताए तो आपने थोड़े कि मैंने ये रेशो रखे हैं, तो क्या ये आपने खुद लाइक आपने एक्सपीरियंस आपने उससे की है, या फिर उसमें जो आपने कैलिग्राफी की स्टाइल यूज की थी उसकी जो आपने गाइड सेट बोलते हैं उसमें था, या आपने खुद रेशो खुद फाइनलाइज किया था। एक तो वो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट फाइनल करने का वजह ये थी कि उस फ़ॉन्ट को सबसे खूबसूरत ख़त कहा जाता है, ताजुल खतूत उसे कहते हैं। इसी वजह से काबे के गुलाब पे भी उसी फ़ॉन्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डिज़ाइन चैलेंज था वो यही था कि फाइंडिंग फंक्शनैलिटी इन एस्थेटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। अब एस्थेटिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है एस्थेटिक में उसी फ़ॉन्ट को लिया और उसी पे सारी स्टडी की। तो आप जो रेशो डिफाइन होते हैं तो कोई भी मतलब कैलिग्राफी कर तो उसके हिसाब से उस रेशो को आगे हुए नहीं, वो प्रिंसिपल्स फाइनल है, उनको नहीं कोई चेंज कर सकता। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी वो फाइनलाइज्ड है। जैसे आर्किटेक्चरल स्पेस है, उसके भी जो पैरामीटर्स है वो फाइनल है ना। आप बंद डब्बा नहीं बना सकते, ह्यूमन प्रोपोर्शन को देखते हुए आपने बनाना है। इसके अंदर मेरे ख्याल में जो वो बेसिक जो मॉड्यूल उसमें नुकता है, इसके अंदर ह्यूमन है। इसको देखते हुए आपने सारे मॉड्यूल्स को डिफाइन करना है, उसके साइजेस। अभी हमने इसके साथ आइडिया तक पढ़ा है, हम जो भी कॉन्सेप्ट लेते हैं चाहे वो फंक्शनैलिटी है, जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बिल्डिंग में अगर कोई ऐसे देखना बनेगा कि ये हाँ। फंक्शन 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आप डायरेक्ट रेप्लिकेट करते हो, और एक अप्रोच तो ये थी कि लफ्ज़ को लेता, उनको मर्ज करता, उसमें से स्पेसिस निकालता। वो बड़ी वेग सी अप्रोच है, मैं वो नहीं करना चाहता था, ना ही मेरे ख्याल में वो अप्रोच ठीक नहीं है। वो तो एक विजुअल को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जब तक आप उसकी वो जो उसकी इनर ब्यूटी है, जो उसकी प्रपोर्शन जो नज़र नहीं आ रही, जो हिडन चीज़ें हैं, उसको स्टडी करके जो असल ब्यूटी उसके प्रपोर्शंस की है ना, उसकी कंपोजिशन की, उसके स्केल की, उसकी कर्व्स की, उनको ट्रांसफॉर्म किया स्पेस में। लेकिन दोनों का अमालगमेशन भी हो सकता है, मतलब कि अगर ये चाहते हैं तो ये एलिमिनेशन में भी कुछ उसको मैं यही use कर सोचा था। सकते थे। इन्होंने बहुत अच्छा लेकिन वो डायरेक्ट अप्रोच है। हाँ, दोनों कर सकते थे, प्रोपोर्शन भी रहते और शायद एलिमिनेशन में भी आता। मेरे जो ये मैं इनकी ज्योग्राफी तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा, मुझे सिर्फ ये जो एक चीज़ इसमें वो करती है वो ये है कि ये जो इन्होंने मॉड्यूल और यूनिट्स बनाए, इनको ग्रास हॉपर सॉफ्टवेयर में अगर इसके साथ प्ले किया होता और इसको कुछ फ्यूचरिस्टिक उससे सोचा होता तो द रिजल्ट्स कैन बी और भी बहुत डिफरेंट हो सकता। प्रोसेस इज क्लियरली डिफाइंड। द बेस्ट पार्ट वाज कि जो प्रोसेस डिफाइन किया था वो बहुत और अगेन बहुत अच्छी एग्जांपल है कि उस बिल्डिंग को देख के ये नहीं लग रहा कि ये कैलीग्राफी से कहीं से भी इंस्पायर्ड है ना। बट अगेन आप देख रहे हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा होमवर्क है। सो इट्स नॉट लाइक वी आर मेकिंग इट डायरेक्टली
जो हम मिमिकिंग कर रहे हैं, और वो जो डायरेक्ट मिमिकिंग है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट until unless कि आप, जैसे आप म्यूजियम की बात कर रहे थे, दुबई लेकिन वो डायरेक्ट अल्फाबेट्स को कट आउट किया। कट आउट किया, सो दैट इज एन एग्जांपल जो कि डायरेक्ट आपकी इंस्पिरेशन ले रहा है। अगेन आर्किटेक्चर में देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो स्ट्रिक्ट लाइंस, सो यू कैन प्ले इट as many ways you want to, लेकिन obviously अगर end product अच्छा है तो अच्छा है। तो इनका काम जो है वो obviously बहुत ज़्यादा I think structured है, step by step structured, and you know बड़ा practical भी है in a sense कि जो इन्होंने material भी use किया, वो natural material और local environment को देखते हुए, तो कोई वो ऐसा question नहीं हो सकता कि अच्छा ये आपने हवा में भी something like that, because it's very grounded. So this is one example. ये जो आपने बिल्डिंग डिजाइन की है, उसके जो प्लानिंग है, इसमें एक कंपोजिशन अलग की कंपोजिशन रहेगी, तो बिल्डिंग के प्लान है या नहीं, ये आगे करने के बाद या सारे शुरू में पूरी लिस्ट दिखाई थी ना, वो पूरी लिस्ट के फिर आगे मॉड्यूल्स आए थे, उन्हीं मॉड्यूल्स को लेके आए प्लान्स के अंदर। एक पहले तो एक दफ़ा हमने प्रोपोर्शन को जो रेशियोज के हिसाब से मतलब साइज डिफाइन कर दी, उसके बाद जब इंटरनल प्लानिंग और रिक्वायरमेंट की बात आती है तो अगर आता था क्लैश आता था कि एक मॉड्यूल है वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, फिर मॉड्यूल चेंज कर लेते थे, नया मॉड्यूल ले आते थे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, उसको साथ ले आते थे। मल्टीपल मॉड्यूल्स थे ना, बड़ा साइज भी था, छोटा साइज भी था, तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करते करते फाइनलाइज हो गया। अलिफ का छोटा होगा, दीन का शायद बड़ा होगा। रेशियो कि आपने तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके रेशियो है ना, उसको 1000 के साथ करें था, इसके साथ मल्टी कर दो। नहीं वो प्रोसेस होता है, वो मतलब सीखने थे, फिर वो मुरक्कबात, फिर तकनीकात, फिर ये स्टेटमेंट, ये इसके बाद सोच रहा हूँ कि कुछ पॉज कर हाँ, देते हैं। that's a very sorry good question debate कि आप ये भी कर सकते थे कि एक किसी स्टेटमेंट, कैलिग्राफिक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया जाता डिजाइन में, इन्होंने अल्फाबेट्स को किया, राइट? तो वही बात है कि जितना आप सोचोगे यू कैन कम अप विद डिफरेंट आइडियाज। इसके अंदर ये है ना कि जब दो लफ्ज़ मिलते हैं ना, उनकी शक्लें भी चेंज हो जाती हैं। अलहदा जब होता है वो अलहदा लिखा जाता है, फ़र्क जब वो किसी लफ्ज़ के साथ मिलते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। इस तरह अगर दो मॉड्यूल हों, इसी तरीके से स्टडी करके उनको मिलाया जाए तो वो क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट। जी आपका पहले क्वेश्चन जी। जो जैसे कि कैलीग्राफी होती है, मतलब अपना स्टाइल से मतलब मास्टर्स होते हैं और मेन कैलीग्राफी में डिफरेंशिएशन की जाती है, सेम स्टाइल में सेम फॉर्म में, ये देखिए वो कौन से इमोशंस आपने इवोक कर स्पिरिचुअली कि आप चेंज करा रहे हैं, या जैसे कि कोई काफ़ी लोग एक तरह के रैबिट खुद या ये होती है पुरानी प्रोसेस के देते हैं, इस तरह की चीज़ें आ गई, दैट्स लाइक ऑन स्पिरिचुअल लेवल। जैसे कि जैपनीज कैलीग्राफी है, आप ये सारे जो उसमें उन्होंने सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये स्ट्रोक लाइन्स को बताते हैं, ये हार्ड स्ट्रोक है, सॉफ्ट स्ट्रोक है, डिफरेंट इमोशंस आपके वर्ड्स होते हैं। इस तरह करेंगे तो उसमें हमें कैसे जैसे आपने कुछ उसमें प्रोपोर्शंस एंड स्केल्स में काम किया था ना, वो मेंशन सेंटर था कि वो कोई एंटी स्ट्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं, उसमें इमोशंस की वजह से भी वो कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रोक लाइन्स जो आप यूज़ करें, इसमें आपके ग्रास ऑफर में या राइनो में ये लाइन्स है, फॉर्म्स किस तरह की आ रही है, स्ट्रोक्स की तरह कैलीग्राफी को उस तरह फॉर्म वाइज ज़्यादा करें। इसमें आप वो फिर आपके मटीरियल जैसे भी सेरेनिटी की एलिमेंट है, लेकिन उन स्ट्रोक से भी आपको डिफरेंट इमोशन प्लेस किया जा सकता है कैलीग्राफी में, उसको किस तरह कॉन्सेप्ट बिल्कुल किया जा सकता है, उसका आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और उसको लिंक करना पड़ेगा साइकोलॉजी के साथ। जैपनीज वाले में भी होता है ना, उन्होंने वो पेंट ब्रश की स्टाइल में कर होता है कि वो स्ट्रोक्स काफ़ी हार्श कर रहे हैं, उनके स्प्लैशेस की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये तो कह रही हूँ कि ये तो पूरे में दरिया को पूरे में बंद किया हुआ है और जो स्पेसिफिक ये प्रैक्टिस है ना, इसके अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए काम करने। बहुत ज़्यादा, अगर अलीफ है ना, अलीफ एक इंसान लिखता है 1 मिनट में, इसको 1 घंटे में भी लिखा जा सकता है। जब आप लफ्ज़ लिख रहे होते हैं ना, अपने सांस बंद कर लेना ताकि आपका वो एंगल चेंज ना हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सांस छोड़ते हैं। तो ये आपका कनेक्शन न्यूज़पेपर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन
1 घंटे में जो लिखा गया है ना, वो भी बता रहा होता है मुझे कितने टाइम में लिखा है, उसके सारे स्ट्रोक्स को नजर आ रहे होते हैं उस पेपर के ऊपर क्लियर। जैसे मैंने डायग्राम में तो इनर स्ट्रोक्स दिखाई थी ना, वो तो ऊपर रहेंगे। आप देखें उसको जरा जूम इन करके जो ट्रेडिशनल पेपर के ऊपर होता है ना, उसके इनर स्ट्रोक्स सारे माइक्रो मिलीमीटर्स के अंदर वो नजर आ रहे होते हैं। तो वो जो कैलीग्राफर उसका पेशेंस है, वो जिस हालत में बैठा है, उसके क्या सिचुएशन है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा था, उसका जो बैठने का पोस्चर है वो रिलैक्सिंग था नहीं था, वो सब जज कर देता है वो एक अलीफ को देख वो के। हाजी पोस्ट के अंदर आपकी आर्ट की डेप्थ उसके अंदर दिखा रही है, आपकी कोई इमोशंस आपके आ रही है, उसके एक को भी फर्दर क्लियर कनेक्टिविटी है। ओके जी, आपका क्वेश्चन। हाँ, आप जैसे आपने थीसिस में सारा कैलीग्राफी वगैरह ट्राई किया, तो आपने इसके बाद किसी लाइक रियल प्रोजेक्ट्स में भी ये सब चीज़ें ट्राई की हैं? अभी देखो ये तो ऐसे यही तो बात है। इंटीरियर्स के अंदर मैं कर रहा था, इंटीरियर्स के अंदर जहाँ से पेंटिंग्स में, लेकिन आर्किटेक्चर के वो एक्सपेरिमेंट करने का इतना मौका नहीं मिलता था पाकिस्तान। टाइम ही नहीं है ना, people don't give you time and कि आप खुद ही करेंगे बड़ी मुझे बस पड़ेगा हफ्ते में एनिमेशन बनाना है। जी जी दैट्स इट। ये जो कैरी फैक्टर है हाँ, इंडिया के कैरी दूसरा ये मतलब आप इसको कहाँ पे देखता हूँ मैं, कैलीग्राफी के आर्ट को, कैलीटेक्चर को, ये तो एक बड़ा वो 5 साल में कहीं नहीं देखते, स्टूडियो में देखते हैं। सिर्फ स्टूडियो में चलेगा ये। अभी तक पाकिस्तान के अंदर 3D प्रिंटर की एक कराची में पड़ा हुआ है या कुछ एक दो सिटीज़ के अंदर होंगे। 3D प्रिंटर दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसमें मॉड्यूल्स बन रहे हैं, उसमें ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग भी बन रही हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक बहुत पीछे है। फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल है वो तो ये है ना, दुबई में बन गया वो कैलेंडर, वो सबसे लेटेस्ट आपकी है फसाड पे डायरेक्ट है। बट दैट इज दुबई आर्किटेक्चर ना, दुबई का भी एक आर्किटेक्चर का कल्चर है, वो उन्होंने वैसे ही करना था, वो उसको और डीपर नहीं जा सकते, दे हैव टू डू इट ऑन सर्फेस। साथ में है जैसे ज़्यादा हजीब का आप सब लोग वो इन्वाइट करते होंगे, शुरू में उसके जो प्रोजेक्ट थे जैसे उसने विंग किया, तो उसने विंग किया था यूके में था प्रोजेक्ट, लेकिन उसको अवार्ड मिला था, उन्होंने कहा था ये हम बनाएंगे नहीं, ये हमारे पास नहीं है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो थॉट प्रोसेस में होती हैं, और सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं, इंजीनियर और टीम जो है दे आर काइंड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो लाजमी नहीं कि हर चीज़ जो है वो आज ही हो जाए, तभी हम फ्यूचरिस्टिक कह रहे होते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा तो बन जाएगा, कुछ हिस्सा भी हम नहीं बना सकते। और अब जहाँ देख के बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं कि वो बनी हुई है और लोग एडमायर भी कर रहे हैं, लेकिन 90s में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ऑलरेडी जब काम करते थे तो वो अब हमारे पास इतने टूल्स हैं, इतने सॉफ्टवेयर है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जो लोग यूज़ करते थे प्लेन्स बनाने के लिए, जहाज़, वो उनके एक्सपर्ट्स लेके आते थे, और उस टाइम पे आर्किटेक्ट कहते थे ये पता नहीं कौन लोग हैं, हम इनको नहीं जानते क्योंकि हम तो क्रिएटिव लोग हैं बहुत। और अब हर आर्किटेक्ट जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें नए से नए टूल्स जो है वो प्रोसेस। तो उस लिहाज से आपका भी ये नहीं है कि दिस इज द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। और स्टूडियो जो है ना, अगेन स्टूडियो एजुकेशन इसीलिए होती है। अब आपकी एग्जांपल सामने है कि इन्होंने 2020 में ये थीसिस किया है, और उसके बाद इनको अभी तक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर सके जो इसको, ऑल्दो आई फील इट्स अ वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, थीसिस प्रोजेक्ट लेवल का थीसिस है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट थीसिस, कि समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग इनकी जो ये कैटलॉग बन रही है, इट्स अ कैटलॉग, उन्होंने हर लफ्ज़ के साथ किया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल थीसिस लेवल थीसिस, जो हम रेगुलर कर रहे होते हैं वो थीसिस, आई डोंट कॉल इट अ थीसिस, बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट पॉइंट सिर्फ ये है कि स्टूडियो में जब काम होगा, जो बैचलर होगा, वो वही बात है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं और ये पाकिस्तान में तो बनना ही नहीं है, हमने क्या करना है करके ये लेकिन दुनिया में बन रहा है। आई वाज सरप्राइज्ड जब मैंने दुबई में वो बिल्डिंग देखी तो मुझे जहन याद आया, मैंने कहा ओ